अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक जो फाइनल ईयर में जब आप कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर जब रिएक्शन हो रहा होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यील्ड और सेलेक्टिविटी क्या होती है। यील्ड और सेलेक्टिविटी की वैल्यूज लो वैल्यूज होनी चाहिए या हाई वैल्यूज होनी चाहिए, और यील्ड और सेलेक्टिविटी को कैलकुलेट आप कैसे करते हो। तो यील्ड की अगर मैं बात करूं तो यील्ड हमारे पास बताती है कि कितने मोल्स ऑफ आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस हुए हैं। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस टू द रेशियो ऑफ मोल्स दैट वुड हैव बीन फॉर्म्ड इफ देयर वर नो साइड रिएक्शन एंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट हैड रिएक्टेड कंप्लीटली। इसका मतलब ये है कि आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट जो भी है दोनों रिएक्शंस में से या एक रिएक्शन में से क्या बना है उसकी रेशो हम लेंगे उन मोल्स के साथ जो हमारे पास, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कि किसी भी रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम अप हो जाता है, वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर चुका है या उसको वो कम्प्लीटली रिएक्ट करने के बाद हमारे पास मोल्स बना रहा होता है। इसी तरह हम देखते हैं सेलेक्टिविटी क्या होती है। जब आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उन केसेस में आप चेक करते हो कि कितने मोल्स आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट के बने हैं टू दी, और कितने मोल्स ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट आपके बने हैं। तो यील्ड के यूनिट्स आपके पास ये भी यूनिट लेस है, ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स होते हैं, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी। इसी तरह सिलेक्टिविटी, सिलेक्शन आप करते हो, एक्चुअली आप सिलेक्शन करते हो सिलेक्टिविटी में कि तीन या दो रिएक्शंस में से आपके पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो एक रिएक्शन में होगा और साथ साथ और जो सेकंड रिएक्शन है उसमें अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो आप चाह रहे होते हैं कि एक ही रिएक्टेंट से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा बनना चाहिए, जबकि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट कम बनना चाहिए। तो इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि जब हायर वैल्यू ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बनती जाएगी तो सिलेक्टिविटी हमारे पास हायर होती जाएगी, जब लोअर वैल्यू ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगी तो सिलेक्टिविटी कम होती जाएगी। तो सिलेक्टिविटी कम होने का मतलब है आपके पास जो अनडिजायर्ड जो प्रोडक्ट बना है उसके मोल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट के मोल्स कम बनने चाहिए। तो यील्ड को हम डिफाइन करते हैं। यील्ड अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, अगर फ्रैक्शन में यील्ड है तो उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद परसेंटेज यील्ड अचीव कर सकते हैं। इफ ए इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, अगर ए आपके पास डिजायर्ड प्रोडक्ट है एंड बी इज द अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, देन तो हम चेक करते हैं कि सेलेक्टिविटी ऑफ ए रिलेटिव टू सेलेक्टिविटी ऑफ बी क्या होनी चाहिए। तो हायर वैल्यू ऑफ यील्ड and selectivity signify that the undesired side reaction have been successfully suppressed relative to the desired reaction। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो अगर सेलेक्टिविटी की वैल्यू हाई हो जाती है या यील्ड की वैल्यू हाई हो जाती है तो आपके पास जो साइड रिएक्शंस हो रहे हैं, जो अनडिजायर्ड रिएक्शन हो रहे हैं, जो मेन रिएक्शन के अलावा जहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसके अलावा जो साइड रिएक्शंस हैं उनकी वो नहीं हो रहे, या उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। लेकिन जब भी लो वैल्यू ऑफ यील्ड हो जाएगी या लो वैल्यू ऑफ सिलेक्टिविटी हो जाएगी तो आपके पास अनडिजायर्ड प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, साइड रिएक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो अगली स्लाइड में हम ज़रा इसको देखते हैं कि आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यील्ड की बात करूं तो यील्ड हमारे पास, यील्ड का एक और भी फार्मूला हो सकता है कि हम इसको देख लेते हैं कि यील्ड इज एक्चुअली योर, yield is actually your moles of desired product जो हमारे पास बनते हैं डिवाइडेड विद द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट फीड आर, जो हम सिस्टम में फीड कर रहे होते हैं किसी भी रिएक्टर में, ये कितने हमारे मोल्स रिएक्टर में कंज्यूम हो रहे होते हैं। तो आप इसको कह सकते हो मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड विद मोल्स फीड, जो हम किसी भी सिस्टम में टोटल मोल्स फीड करा रहे होते हैं, या हम चेक कर लेते हैं कि मोल्स कितने कंज्यूम्ड हुए। ये हमें क्या बताता है कि आपके पास ये यील्ड होगी।
अगर मैं आपसे कहूँ कि हम किसी भी रिएक्शन में एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। वैसे अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूँ, क्योंकि ये कंपोनेंट एक्सटेंट होती है कि आपका रिएक्शन किस लिमिट से प्रोसीड हुआ है, उस रिएक्शन की एक्सटेंट क्या है, कि आइदर इट इज 75% completed, either it is 20% completed, either it is 90% completed, either it is 99% completed. So the concept of extent of reaction can be extended to multiple reactions. यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिएक्शंस हैं तो आप एक्सटेंट उनकी कैलकुलेट करते हो कि फर्स्ट रिएक्शन में जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है उसकी एक्सटेंट क्या है, सेकंड रिएक्शन में जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है उसकी एक्सटेंट क्या है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये एन आई, ये आपके पास जो इनिशियल मोल्स होते हैं आपके सिस्टम में, एन आई ओ ओ का मतलब है कितने मोल्स आपके रिएक्टर से आउट हो गए, और ये है समेशन आप ऐड करते जाओगे कि भी आपके पास कितने कितने रिएक्शंस में आपके पास रिएक्टेंट जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है। ये आपके पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया, और ये आपके पास एक्सटेंट होगी कोई भी जे, किसी भी जे कंपोनेंट्स के लिए। अब जैसे ये दो दो रिएक्शंस हैं, एक रिएक्शन में हमारे पास इथेन ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होके जो है इथाइलिन ऑक्साइड बना रही है, जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा। इस क्वेश्चन में भी बताया गया है कंसीडर द पेयर ऑफ रिएक्शन, दो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो इथाइलिन ऑक्साइड है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन अब अगर इन दो रिएक्शंस को देखें, इन दोनों रिएक्शंस में हमारे पास जो दोनों रिएक्टेंट हैं वो सेम है, उनकी हम कंबस्शन करवा के हम एक्चुअली इसकी डिजायर्ड प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम करना चाह रहे हैं, उसके मोल्स ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं, जो कि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है उसके मोल्स कम बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास तभी सिलेक्टिविटी ज़्यादा आएगी या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा आएगी। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ज़रा इसी फार्मूले को, इसी इक्वेशन को 4.66 को यूटिलाइज करते हैं कि भी किस तरह हमारे पास, अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मोल्स ऑफ C2H6 के जो इनपुट पे है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H4 के जो आउटपुट पे जाएंगे अनरिएक्टेड जाएंगे, प्लस इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई बाय इसकी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन E। अभी ये मैं आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशंस बनाना सिखा रहा हूँ, जबकि ये तो फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब सेकंड की बात करूँ तो जब रिएक्टेंट की हम बात करते हैं तो उनके मोल्स जो है ना वो कंज्यूम हो रहे होते हैं, तो आप इसको -E1 और -E2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपके पास मोल्स इन इज इक्वल टू मोल्स आउट फ्रॉम द रिएक्टर प्लस माइनस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, एक्सटेंट ऑफ इन फर्स्ट रिएक्शन माइनस एक्सटेंट इन सेकंड रिएक्शन। तो अगर आप मोल्स आउट निकालना चाहो तो ये आपके पास जाके माइनस हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो मोल्स आउट ऑफ इथेन होगी हैं वो क्या हो जाएंगे, मोल्स इन इनिशियली विद इन द सिस्टम दैट रिप्रेजेंट द जीरो माइनस एक्सटेंट इन फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास इथेन जो है ना वो रिएक्टेंट है और कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है। ये हम माइनस इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमें हमें पता है कि जो है रिएक्टेंट जो है उनकी हमने उनके साथ माइनस लगाना है क्योंकि वो कंज्यूम हो रहे होते हैं। इसी तरह सेकंड रिएक्शन में E2 रिप्रेजेंट पर सेकंड रिएक्शन, E1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन में हमारे पास C2H4 की क्या एक्सटेंट है इथेन की। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन की एक्सटेंट निकालना चाहूँ तो ऑक्सीजन के मोल्स आउट इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल्स इन कितने थे, उसमें से हमने माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में फर्स्ट सेक्शन में उसके हाफ मोल्स हैं और सेकंड रिएक्शन में उसके 3 मोल्स हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीजन के हाफ मोल्स होंगे तो इसकी एक्सटेंट के साथ आप 1/2 लगा दोगे। अब सेकंड रिएक्शन में समेशन है तो हमने दोनों रिएक्शन को कंबाइन करना है। अब सेकंड रिएक्शन में ऑक्सीजन के एक्सटेंट 3 मोल्स हैं। इस तरह अगर मैं इथाइलिन ऑक्साइड की एक्सटेंट निकालना चाहूँ तो इथाइलिन ऑक्साइड हमारे पास मोल्स आउट किसके इक्वल हो जाएंगे, इनलेट पे 0 मोल्स हैं तो वो 0 हो गया, प्लस अब ये प्रोडक्ट में बन रहा है तो इसकी हमने देख लेंगे कि फर्स्ट सेक्शन में उसकी एक्सटेंट कितनी है। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड किसके इक्वल हो जाएंगे, एक्सटेंट ऑफ इन फर्स्ट सेक्शन। इस तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वाटर के लिए भी कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे हो जाएंगे कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आउट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इन, जो कि हमारे पास कोई मोल्स इन हम सिस्टम में नहीं कर रहे, मैं प्लस 2 इंटू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में है तो हम उसके साथ प्लस भी लगा देंगे।
इस तरह अगर मैं वाटर की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहूँ तो वो मेरे पास वाटर की एक्सटेंट हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी कि इसको अगर आप वाटर को N5 मोल्स दे दो, N5 आउट, उसके अगर हम आउटलेट में मोल्स हमें नहीं पता अभी, इज इक्वल टू N वाटर के इनलेट पे 0 मोल्स हैं, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट की जैसे प्लस लगा दिया, अब स्टैकोमीटर कोएफिशिएंट इस पे 2 है और हमारे पास सेकंड रिएक्शन में है, तो हमने एक्सटेंट एंड सेकंड रिएक्शन यहाँ से वैल्यूज निकाल ली। तो यानी वाटर की मोल्स किसके आउट किसके इक्वल हो जाएंगे, सेकंड टाइम ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी सेकंड रिएक्शन में तो उसकी एक्सटेंट है। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं कि जो इथेन है उसके मोल्स आउट किसके इक्वल हो जाएंगे, उस के इनलेट पे आपके इथेन के कितने मोल्स थे उसमें से आपने माइनस कर देना है, फर्स्ट रिएक्शन में एक्सटेंट माइनस सेकंड रिएक्शन में एक्सटेंट। इसी तरह ऑक्सीजन भी आपके पास रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट के साथ जब भी हमने एक्सटेंट की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है तो उनके साथ माइनस लगाना है। ऑक्सीजन के मोल इनलेट पे हमें नहीं पता, जितने भी हैं उस फर्स्ट रिएक्शन में एक्सटेंट उसकी कितनी एक्सटेंट है, वो 1/2 है, 0.5 है। तो सेकंड रिएक्शन में 3 मोल्स हैं, उसके 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो हमने इसको -3E2 सेकंड रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह आपके पास इथाइलिन ऑक्साइड प्रोडक्ट में बन रहा है, तो इनलेट पे उसके 0 मोल्स हैं, उसको हमने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोडक्ट में बन रहा है और फर्स्ट प्रोडक्ट में बन रहा है तो उसके साथ हमने प्लस E1 लगा दिया और फर्स्ट रिएक्शन E1 हमारे पास 1 जो है ना वो फर्स्ट रिएक्शन को शो कर रहा है और 2 जो है ना वो हमारे पास हमें सेकंड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि E2 जो है ना वो हमारे पास क्या है, सेकंड रिएक्शन क्या है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के जो आप आउटलेट पे मोल्स निकालते हो किसके इक्वल हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के इनलेट पे कोई मोल्स नहीं है और ये प्रोडक्ट में सेकंड रिएक्शन के प्रोडक्ट में बन रहा है, तो इसके साथ हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा क्योंकि इसके कोएफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है सेकंड रिएक्शन में, और साथ में हमने सेकंड रिएक्शन के एक्सटेंट E2 के इक्वल कर दिया। इस तरह अगर हम वाटर के मोल्स निकालना चाहे तो वाटर के इनलेट पे मोल्स कितने हैं जो कि हमें नहीं पता, फीड में जितने भी होंगे प्लस ये फीड में नहीं आ रहे, ये 0 हो जाएंगे, प्लस हमने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और ये सेकंड रिएक्शन में तो इसके साथ E2 लगा दिया। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करवाता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब यील्ड एंड सेलेक्टिविटी एंड डिहाइड्रोजनेशन रिएक्टर, इसके नाम से वाज़ेह है कि हाइड्रोजन इस रिएक्टर में से हम रिमूव करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो इथेन है, इथेन डिहाइड्रोजनेट हो रही है इथीन में और साथ वही इथेन जो है ना वो उसकी हम हाइड्रोजनेशन करवा के इथेन बना रहे हैं। हम चाहते हैं अब इसमें ये है कि हमारे पास इथेन की जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, इथेन की मैक्सिमम प्रोडक्शन बने और मीथेन बिल्कुल बने ही ना या बिल्कुल ही उसकी अमाउंट कम बने। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ कंट्रोस्ट रिएक्टर एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट में आपके पास एक्यूमुलेशन टर्म किसी भी रिएक्टर में वो 0 हो जाती है और रिएक्शन हो रहा है, दी फीड के अंदर 85 मोल% मीथेन है, तो इसका मतलब है बाकी आपके पास कोई और सेकंड कंपोनेंट है जो कि हमारे पास इनर्ट है। अब इनर्ट की कितने फ्रैक्शन हो जाएगी, 15% हो जाएगी, 100 में से माइनस करना है 85 को, तो ये 15 हो गया। फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ इथेन इज 0.50 यानी फ्रैक्शनल कन्वर्जन इथेन की 0.5 है, तो अनकन्वर्टेड इथेन की जो फ्रैक्शन होगी वो 1 माइनस 0.5 हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.5। अगर हमारे पास फ्रैक्शनल कन्वर्जन जो है ना वो 0.5 है, तो जो फ्रैक्शन नहीं कन्वर्ट हो रही तो उसमें हम टोटल फ्रैक्शन कन्वर्जन की वैल्यू 1 होती है, 1 में से एफ को माइनस कर दोगे तो ये आपके पास 0.5 हो जाएगी, यानी कन्वर्टेड जो रिएक्टेंट है वो भी 0.5% कन्वर्ट हो रहा है, अनकन्वर्टेड उसके 0.5 मोल्स 50% अनकन्वर्टेड जा रहा है। फ्रैक्शनल कन्वर्जन ऑफ इथेन हमें बता दी है वो क्या है 0.51 मोल्स एंड फ्रैक्शनल यील्ड बता दी है क्योंकि हमने यील्ड से रिलेटेड इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और यील्ड भी हमें पता चल गई है। अब हमने मोलर कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट हम गैस हमने कैलकुलेट करनी और सेलेक्टिविटी ऑफ इथाइलिन टू मीथेन जो कि हमारी डिजायर्ड है उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसकी मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ। सबसे पहले तो आप बेसिस ले लें, इसमें हम बेसिस आपकी मर्जी है, आप बेसिस इसमें जो है वो 100 मोल्स ले लें फीड की
उस 100 मोल्स फीड में आपके पास जो है वो 100 मोल्स फीड उसके अंदर मीथेन आपके पास मीथेन जो है उसके 85 मोल्स हो जाएंगे, जबकि इनर्ट के 15 मोल्स हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ इथेन एन एफ, इसको लिखेंगे आप मोल्स ऑफ इनर्ट एन एफ। अब ये हमारे पास रिएक्टर में चले गए। अब इनकी 50% कन्वर्जन है। सबसे पहले तो हम जो है इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन। अब मैं इस इथेन की एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, तो उसी फार्मूले को मैं यूज करूंगा कि मोल्स जो C2H6 है उसके आउट कितने मोल्स हुए हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनलेट पे कितने मोल्स हैं, इनलेट पे 85 मोल्स हैं, मैंने 85 यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने ये देखना है कि ये रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट में फर्स्ट रिएक्शन में इसकी एक्सटेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसकी एक्सटेंट E1 आ गई। इसी तरह अगर हम सेकंड रिएक्शन की बात करें, उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सॉरी फर्स्ट रिएक्शन में इसके 85 मोल्स इनलेट पे हैं, फीड के अंदर है, और इसकी एक्सटेंट एक्सटेंट फर्स्ट सेक्शन में क्या हो जाएगी, E1। इसी तरह ये इथेन, यही इथेन सेकंड रिएक्शन में भी एज अ रिएक्टेंट जा रहा है, तो मैं अब रिएक्टेंट की वजह से इसके साथ माइनस लगा दिया, उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो सेकंड रिएक्शन में ये E2 हो गया। इस तरह आप बाकियों के कह सकते हैं, जैसे C2H4 जो आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट है, इसकी अगर मैं एक्सटेंड निकालना चाहूँ तो मोल्स इसके जो है C2H4 के जो आउट हो रहे हैं उसको आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3 4 जैसे आपकी मर्जी है। इनलेट पे इसके कोई मोल्स नहीं है, जीरो आ गया। अब ये प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है तो प्लस आ गया, इसलिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, और साथ इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया E1 के साथ, ये आपके पास ये फर्स्ट सेक्शन में। इसी तरह आप सेकंड सेक्शन में भी C2H6 के आप एक्सटेंड निकाल सकते हैं। अब मीथेन की एक्सटेंड निकाल सकते हैं, मीथेन की एक्सटेंड इक्वेशन से नजर आ रही है कि मोल्स ऑफ इथेन के आउट इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू सेकंड टाइम ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप बेसिस ले लें, बेसिस आप 100 मोल्स ऑफ फीड ले लें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया। इसी तरह आप क्या कर लो, सेकंड रिएक्शन में आप डायग्राम लेबल कर लो, उसमें आप बता दो कि रिएक्टेंट में कितने मोल्स आ रहे हैं, और जो है आपके पास कितने परसेंट कन्वर्ट हो रहे हैं। 50% कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट, तो वो अनकन्वर्टेड 50% जाएगा, 85 मोल्स फीड में है, तो 85 को आप 50% कन्वर्टेड निकालोगे तो उसके हाफ मोल्स हो जाएंगे 42.5। इस तरह आपने देखना है कि कितने मोल्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ जा रही है। एक तो अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट इथेन जा रहा है, और बाकी सेकेंड रिएक्शन, और उसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट जो है ना वो इथेन, इथीन हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वो सारे प्रोडक्ट हैं, और सेकंड रिएक्शन में तो हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करके इक्वेशन बनानी है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैंने बेसिस 100 मोल्स ली हुई है। अब आपकी ये मर्जी है, आप किसी को भी नंबरिंग कर सकते हो, N1 मोल्स किसको भी दे सकते हो, सेकंड रिएक्शन को भी दे सकते हो। ये हमारे पास अनकन्वर्टेड आ गया, ये जो 50% कन्वर्ट हुए 85 मोल्स का, तो ये 42.5 हो जाएंगे। अब मीथेन कितना बनेगा, जितना इथेन कन्वर्ट हो रहा है, मीथेन को हम इसके मोल्स हम निकाल सकते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से। जब को आप किसी भी प्रोडक्ट के मोल्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को यूटिलाइज करके निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने मोल्स जा रहे हैं प्रोडक्ट में, और मीथेन कितना प्रोड्यूस हुआ है, इनर्ट कितना जा रहा है। इनर्ट जो है ना वो आपके पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसकी एक्सटेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन मैंने बनाई थी कि हमारे पास जो इथेन है, जो कि हमारे पास इथेन के मोल्स आउट रिएक्टर से जो आउट हो जाएंगे, वो इसको हमने N1 का नाम दिया है, इसके इक्वल हो जाएंगे इथेन के मोल जो रिएक्टर में आ रहे थे वो जो कि 85 मोल्स थे, और फर्स्ट सेक्शन में इथेन की एक्सटेंट क्या है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और सेकंड सेक्शन में भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो E1 माइनस E2 हो जाएंगे। इस तरह जो आपके पास एक थीन है
उसके मोल्स हमने उसको N2 का नाम दिया, उसके मोल्स आउट जो हो रहे हैं वो N2 के इक्वल है। तो आपके पास इनलेट पे 0 मोल्स हैं, तो ये एक्सटेंट ऑफ ये फर्स्ट सेक्शन में ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसकी एक्सटेंट 1 हो जाएगी। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से हम मोल्स निकाल सकते हैं, जितनी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगी वो मोल्स के इक्वल हो जाएंगे। इतने मोल्स, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी होता है मोल्स कितने रिएक्ट करें या मोल्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं। इस तरह हाइड्रोजन जो है ना वो दो रिएक्शन में जा रहा है, एक फर्स्ट रिएक्शन में E1 है उसकी एक्सटेंट, और सेकंड रिएक्शन में E2 है। अब फर्स्ट रिएक्शन में इथेन जो है ना, हाइड्रोजन जो है ना वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसलिए हम +1 लगा दिया और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास E2 है, उसके साथ हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लगा दिया, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है। तो E1 माइनस E2 के इक्वल हो जाएगा, जो हाइड्रोजन के कितने मोल जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो मीथेन है वो सेकंड रिएक्शन में और ये प्रोडक्ट में है, तो इन इसकी रिएक्टेंट फीड के अंदर इसके 0 मोल्स हैं, तो हमने इसको इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो मीथेन के जो मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि हाइड्रोजन जो जबकि इनर्ट है उसके मोल्स वैसे रहेंगे जितने फीड में आ रहे थे, उनकी कोई एक्सटेंट नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, इसी इक्वेशन को यूटिलाइज करके हमें पता है कि 85 का जो 50% अनकन्वर्टेड जा रहा है, आपको पता है कि जो N1 है वो किसके इक्वल है कि C2S6 की कितने मोल्स अनकन्वर्टेड जा रहे हैं। तो जो हमारे पास फीड में आ रहे थे, फीड में आने वाले मोल्स की 0.51 कन्वर्जन हुई है, तो हमारे पास 85 मोल्स आ रहे थे C2S6 के। आप N1 देख रहे हैं कि C2S6 जो है ना वो प्रोडक्ट में कितना जा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। ये ऑलमोस्ट आपके पास 43 पॉइंट समथिंग 0.3 मोल बनते हैं। इसी तरह आप जब आपके पास यहाँ से N1 आप फाइंड आउट कर लो, ये 50% कन्वर्जन थी, तो ये 42.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ से आप 42.5 इक्वल टू, अब यहाँ से 85 मोल्स माइनस कर लो, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन और एक्सटेंडेड सेकंड रिएक्शन पता चल जाएगा। यहाँ से मैं वही निकाला था 42.5 42.4 आपके मोल्स यहाँ से अनकन्वर्टेड हमने यहाँ से निकाल लिए। तो ये इक्वेशन 1 हमारे पास होगी एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन की। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, यील्ड का कंसेप्ट यूज करना है। अब यील्ड का क्या फार्मूला होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम यील्ड इज इक्वल टू यील्ड यील्ड के कितने आपके पास प्रोडक्ट में मोल्स बने डिवाइडेड बाई मोल्स कितने फीड में कितने कंज्यूम हुए, या आपने सिस्टम के अंदर फीड में कितने मोल्स प्रोवाइड किए। तो अब हमें जो प्रोडक्ट में फॉर्म्ड हुए उसके मोल्स हमें निकालने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो N2 के इक्वल है। तो हम इसी यील्ड को यूटिलाइज करके ये यील्ड भी पता है और जो फीड के अंदर मोल्स कंज्यूम हुए हैं वो भी पता है। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट में जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है जो कि एक्सटेंट E1 के इक्वल है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। E1 आ गया। अब E2 इक्वेशन के अंदर पुट करके आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब N3 यहाँ से आराम से हम निकाल सकते हैं। E1 भी पता है, E2 भी पता है, E1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो E1 भी पता है, E2 भी पता है, तो N3 मोल्स निकाल सकते हो कभी थर्ड एक्टिंग के कितने मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह N4 हमारे पास 2E2 के इक्वल है, उसको भी निकाल सकते हैं। N5 के भी मोल्स निकाल सकते हैं। तो N टोटल मोल्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो कि 140 के इक्वल है। अब सिलेक्टिविटी क्या होती है, आपके पास मोल्स ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट मोल्ड ऑफ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। तो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट की मोल्स 40 हैं, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट की मोल्स जो कि मीथेन है उसके पास 4.2 है। तो अभी इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किसी प्लांट के ऊपर आप किस तरह एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और किस तरह यील्ड को
का फॉर्मूला लगा के आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू।